हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग लेक्चर जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्टास बुक की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी दोषी। दोस्तों ये है तिशानी दोषी। दोस्तों जैसा नाम में लिखा हुआ है जर्नी यानी कि एक यात्रा वृतांत है। तिशानी दोषी एक सफ़र पे गई हुई है, अंटार्कटिका के सफ़र पे गई हुई है और उन्होंने जो भी कुछ ऑब्जर्व किया है उसे इस चैप्टर में समराइज करने की कोशिश की है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट, यानी कि अंटार्कटिका बहुत ही अच्छी प्लेस है अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। अब ऑथर एक रशियन शिप में ट्रैवल कर रही है जिसका नाम है अकादमिक सोकाल्स्की। अब जो ऑथर है ना वो कार, शिप्स और एरोप्लेन में 100 घंटों तक लगातार सफ़र करने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। इसीलिए जब उनके कदम सबसे पहली बार अंटार्कटिका में पड़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है। वो तो पहली बार कंफ्यूज हो जाती है। आप ही सोचिए अगर किसी व्यक्ति को उसे घर से निकाल करके ऐसी शांत जगह पे ले आए, ऐसे अलग जगह पे ले आए तो उसे अजीब लगेगा कि नहीं। ऐसे ही ऑथर को लग रहा था। अब ऑथर वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हैं। इंफॉर्मेशन के तहत 225 मिलियन ईयर्स अगो जो ग्लोब का सीन कुछ ऐसा था, उसके बाद कुछ ऐसा दिखा और फिर जब डायनासोर्स अर्थ पे थे तो ग्लोब का सीन कुछ ऐसा था और जब डायनासोर्स विलुप्त हो रहे थे तो ग्लोब का शेप कुछ ऐसा बन गया था और जब फाइनली ह्यूमंस आने लगे और ये प्रेजेंट डे है तो अर्थ का शेप कुछ ऐसा हो गया जैसा कि हम जानते हैं। दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया कि ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो पहले अंटार्कटिका से अटैच था, ये जो इंडिया वाला पार्ट है वो भी अंटार्कटिका से ही अटैच था, लेकिन अर्थ क्रस्ट के डिस्प्लेसमेंट के कारण साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जा मिला और इंडिया एशिया में मिल गया और अर्थ क्रस्ट के फोल्ड होने के कारण हिमालय भी बन गया। ऑथर बोलती हैं कि ये जो अंटार्कटिका का सीन था वो नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल ही डिफरेंट था। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ऑथर बताती है कि इस प्लेस पे माइक्रोब्स लेकर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के मैक्रो पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि छोटे से छोटे वस्तु से लेकर के बड़े से बड़े वस्तु मिलते हैं। छोटे से छोटे में माइक्रोब्स आ गए और बड़े से बड़े में आइसबर्ग। ऑथर बताती हैं कि जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है वो बेल्जियम के साइज का है। अब ऑथर ह्यूमंस के इम्पैक्ट को डिस्क्राइब करती है। वो बताती है कि मानवों के कामकाज से अंटार्कटिका का जो इन्वायरमेंट है, पूरे विश्व का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। अभी ह्यूमंस को अर्थ पे आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है कि इन्होंने इतने शॉर्ट लाइफ स्पैन में तबाही मचा रखी है। दूसरे प्राणियों के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना, अंधाधुंध फॉसिल फ्यूल्स जलाना, पेड़ों की कटाई करना और लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ना, इन सब चीज़ों ने क्या कर रखा है कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रखा है, जिसके कारण कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है वो बहुत ही बढ़ रहा है, ओजोन लेयर पतली होती जा रही है और इसके कारण श्योरली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण अंटार्कटिका और पूरे विश्व को खतरा है। अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे, जो कि अर्थ के लिए बुरी बात है। क्लाइमेट चेंजेस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज जो कि हर जगह डिस्कस किया जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि क्या अंटार्कटिका का सारा आइस पिघल जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या अर्थ डूब जाएगा? क्या अर्थ की एग्जिस्टेंस नहीं होगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इन सारे डिसीजन, दोस्तों इन सब बातों को छोड़े तो अंटार्कटिका के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है ये कि इसके आइस शीट्स में करोड़ों साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए ऑथर ऐसा कहती हैं कि अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो इफ यू नो द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। नाउ अभी जो ऑथर है वो एक प्रोग्राम पे काम कर रही है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड्स के डिफरेंट पार्ट में ले जाया जाता है ताकि वो उस दुनिया को समझे, इसके हाल को जाने और इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सके और थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर सके। इसे कहते हैं वो ऑथर अभी अकादमिक सोकाल्स्की में अंटार्कटिका का सफ़र कर रही है। दोस्तों इस प्रोग्राम के जो हेड है ना वो है कैनेडियन जे ऑफ ग्रीन। कैनेडियन जे ऑफ ग्रीन पहले सिर्फ रिच पर्सन्स को और क्यूरियस पर्सन्स को
इन सारे जर्नीज पे ले जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वो बदले में कुछ नहीं देते, वो बस घूम के आते हैं और बस मजे करते हैं। लेकिन जब से उन्होंने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लाना शुरू किया है तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, ऐसा देखा है कि उनमें एक खासियत होती है, वो यंग होते हैं, वो एक ऐसे एज में होते हैं जिसके कारण उनमें किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं। इसीलिए कैनेडियन जियोफ्रीन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अब प्रोग्राम में लाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंटार्कटिका का इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए ये परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई इन्वायरमेंट में स्मॉल चेंज होने से क्या कोई बड़ा इफेक्ट होता है कि नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं, एक सिंगल सेल्ड प्लांट लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ओशंस के नीचे पाया जाता है, जो कि पूरे साउथर्न ओशियन को के फूड चेन को चलाता है। ये सन के एनर्जी को रेडिएट करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा पूरे ओशन में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसी के कारण सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आराम से जीवित हैं। लेकिन अगर ओजोन लेयर में थोड़ी सी दिक्कत आई, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और भी बढ़ी, तो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ में अफेक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण कई सारे ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि फाइटोप्लैंक्टन एक सिंगल सेल्ड प्लांट है, लेकिन इसके एक्टिविटीज़ में एब्रप्टनेस आने के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं। इसका मतलब एक छोटा सा चेंज किसी भी ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। इसीलिए हमें छोटे से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसीलिए ऑथर कहती हैं कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल ऑन देयर प्लेस। तिशानी दोषी का ये सफ़र रोमांच से भरा पड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांच तो तब आया था जब उनका शिप अकादमिक सोकाल स्काई बर्फ के चादर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जो कैप्टन है वो बोले कि चलो शिप को मुड़ा देते, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि चलो सबको ओशन के ऊपर ये जो चादर है उसी के ऊपर चलवा देते हैं। तो सभी लोग ओशन के जो वो बर्फ की जो लेयर थी उसी पे उतर गए। तो ऑथर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक ओशन के आइस शीट के ऊपर चल रही है। उन्हें ये नहीं विश्वास हो रहा था कि इसके नीचे कई सारे जीव लिविंग हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। फ्रेंड्स, नाउ यू आर सीइंग एन एनिमल ऑन योर स्क्रीन। इस एनिमल का नाम है क्रैबेटर सील। ये एक मांसाहारी जीव है। दोस्तों, जब ऑथर आइस शीट्स पे चल रही होती है तो क्रैबेटर सील को धूप सेकते हुए दिखती है, तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। जिस तरह से सामान्य व्यक्ति विंटर में धूप सेक रहा होता है, सिमिलरली क्रैबेटर सील भी धूप सेक रहा होता है। तो ऑथर बोलते हैं कि सारा चीज़ कनेक्टेड है, कोई ना कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लिंक होता ही है, ऐसा ऑथर कहती हैं। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के बाद जिस इकोस्फीयर में ऑथर गई थी, ये इकोस्फीयर का जो लम्हा उन्होंने काटा था ये उन्हें हमेशा याद रहेगा। वो बताती हैं कि हो सकता है कि शायद हम भी डायनासोर्स की तरह, मैमोथ्स की तरह विलुप्त हो जाएं। कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। शायद हो सकता है कि हम और विकसित करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ऑथर बोलती हैं कि मुझे इस जर्नी से बहुत ही ज़्यादा सीख मिली है, मैं इस जर्नी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें।